नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आया है 10+2 के लिए। मऊ के बहुत सारे बच्चे और बच्चियों ने 10+2 के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया था, जिसमें से द नेशन फाउंडेशन के बच्चों ने भी दिया था। तो जिसमें से 4 बच्चियों का 10+2 के लिए सिलेक्शन हुआ है। हम सीधे उन 4 बच्चियों से रूबरू होना चाहते हैं और आपको भी रूबरू करना चाहते हैं। सबसे पहले आइए हम आपको रूबरू कराते हैं सिबरा से। सिबरा, AMU में आपका सिलेक्शन हुआ है 10+2 के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरा AMU में सिलेक्शन हो गया है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, मेरे पूरे घर वालों को बहुत खुशी हो रही थी और सर को भी बहुत खुशी हो रही थी। उन्होंने ही सबसे पहले कॉल किया था पता करने के लिए कि हुआ कि नहीं, तो फिर उन्होंने चेक किया तो फिर मुझे बताया, तो सबको फिर बहुत खुशी हुई जब सबको जानकारी हुई। तो कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? अगर मैं बताऊं तो मैं लगभग ऐसे तो नॉर्मली 5 घंटे पढ़ती थी, बट ऐसे जब ज़्यादा टेस्ट करीब आने लगता था, सर टेस्ट लेते थे तो फिर 8 घंटे हो जाते थे, कभी 6 घंटे, ऐसे मैं पढ़ती रहती थी। लेकिन जो भी पढ़ती थी वो सही पढ़ती थी, ज़्यादातर NCERT पे फोकस करती थी। सर भी यही कहते थे कि NCERT पे ज़्यादा फोकस कर। AMU की तैयारी के लिए आपने कितने रोज़ पहले से ये तैयारी शुरू की थी? ये जब 10th बोर्ड पहले से मैं सोची थी, मैंने पहले से ये सोच लिया था कि मैं 10+2 का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगी। लेकिन फिर उसके बाद जब बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मैं यहाँ पे आई सर के यहाँ कोचिंग करने। मैं पहले भी करती थी, बोर्ड की भी मैंने कोचिंग की यहाँ पे, फिर उसके बाद 10+2 की भी मैंने यहीं पे कोचिंग की है 2 महीने। फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ तो मैंने फिर दिया। और कितने नंबर आपको मिले? मुझे नंबर नहीं मिला है, रैंक है। अच्छा, रैंक क्या है आपकी? 252 है। 252 जी, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? ज़रा रज़ी। ज़रा, यस। हाँ, ज़रा ये जानना चाहते हैं कि जब रिज़ल्ट आया AMU का, यस, और आपका नाम आया, तब कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा की कि उन्होंने मुझे इस कामयाबी से नवाजा और उन्होंने मुझे ये सलाहियत दी कि मैं इतना पढ़ सकी। और मुझे तो बहुत खुशी हुई। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को बताई इस बारे में। मेरे पेरेंट्स तो बहुत खुश थे, उनकी खुशी को देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई। बच्ची हों चाहे बच्चे हों, जो लोग पढ़ते हैं उनके अंदर सलाहियत होती है, लेकिन उस सलाहियत को निखारने का काम किसने किया? टीचर्स ने। कहाँ के टीचर्स? और पेरेंट्स दोनों का इसमें सपोर्ट होता है। टीचर्स कहाँ के टीचर्स सबसे ज़्यादा आपका निखारे? फाउंडेशन क्लासेस, यहाँ पे मैंने कोचिंग की 2 महीने पहले से। अच्छा, 2 ही महीना पहले से आपने कोचिंग की? बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं था हमारे पास। अच्छा, लेकिन यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्ट किए हम लोग को और हम लोग रमज़ान में भी आते थे कोचिंग करने। किस तरीके से पढ़ाते थे? यहाँ के टीचर्स एकदम उस क्वेश्चन के लेवल से पढ़ाते थे कि वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ के टीचर्स को एकदम आइडिया है कि वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कहाँ से आते हैं। AMU के मटेरियल्स, पुराने मटेरियल्स थे क्या? यस, वो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे। लेकिन यहाँ पे फिर भी जमील सर ने हम लोग को सिर्फ NCERT पे फोकस कराया। इन्होंने इतना हमें पढ़ा दिया था कि NCERT की लाइन भी हमें लर्न हो गई थी। इसका पूरा क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? मैं इसका पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को और अपने कोचिंग के टीचर्स को देना चाहती हूँ। अगर कोई बच्ची आपसे इंस्पायर हो तो क्या मैसेज है उसके लिए? मेरे लिए मैं उसको यही मैसेज दूंगी कि खुद पे यकीन होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। खुद एतमादी होनी चाहिए। हाँ, और कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जितना भी हो सके हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। कभी हिम्मत वालों की हार नहीं होती। यस, ठीक है, थैंक यू। ये क्या नाम है आपका? सिद्का परवेज। बताएं, आपका वेटिंग पता चला है कि है, कैसा लग रहा है? जी सर, पहले तो कोई भी हो, लेकिन ये शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारा जिसमें भी निकला अल्लाह का शुक्र है, वो भी तो निकला, कोई इसके लिए भी तरसता है। लेकिन वेटिंग है, कंफर्म हो सकता है। यस सर, लेकिन मैं इतना क्वालिफाई कि यही बहुत है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं पहली बार तो मेरा कोई फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मैंने इसके पहले कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है ऐसा। लेकिन जब मैंने डिसाइड किया 10th के बाद कि हाँ मुझे MU में जाना है, तो मेरा सबसे पहले ख्याल आया द नेशन फाउंडेशन का। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ की पढ़ाई देखी, तो मुझे तब कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ मैं क्वालिफाई कर सकती हूँ ये।
क्योंकि यहाँ के टीचर्स जिस तरह से पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं, ये मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। यहाँ के टीचर्स जो अतहर सर हैं, सोशल, इसके पहले हम जानते थे कि सोशल बस ऐसे ही पढ़ा जाता है बुक से, लेकिन यहाँ पर जब हम आए तो कोई चीज़ अगर आपको रियलिटी से, रियल लाइफ से अगर आपको कोई कनेक्ट करके पढ़ाया जाए तो वो चीज़ अच्छी से आपको कनेक्ट हो जाती है और याद हो जाती है, आपको रखना नहीं पड़ता है वो चीज़। तो इससे मतलब प्रैक्टिकल वो करवा के आपको बताते थे। कोई रियल लाइफ से अगर आप कनेक्ट कर जाए कोई चीज़ या साइंस की कोई चीज़ हो तो वो आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती है। कितना वेटिंग है आपका? 378। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप कंफर्म हो जाएं। सिदरा, आपका जिक्र भी बहुत आता है, कुरान शरीफ में भी आता है, और सिदरा ने कामयाबी हासिल की है, कैसा महसूस करती हैं? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अगर अल्लाह ताला जब तक हमारे साथ नहीं दे सकते तब तक हम लोग कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। और साथ में अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। जब तक हम लोग यहाँ पे नहीं आए थे उसके पहले लगता था कि बहुत मुश्किल है, पता नहीं कभी हम लोग से क्लियर हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन जब यहाँ पे आए, हमें सर लोगों ने पढ़ाया तो ये कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि ये लोग इतना अच्छा पढ़ाते थे कि हम लोग जब प्रीवियस ईयर वगैरह सॉल्व करने लगे तो हम लोग को सारे क्वेश्चंस आने लगते थे, तो हम लोग को कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग का हो जाएगा। और एनसीईआरटी एक एक लाइन बिल्कुल अच्छी से लर्न करवाती। हमेशा सर हम लोग को यही बोलते थे कि अच्छा, आप लोग भी तो एनसीईआरटी पढ़े हैं, लेकिन आप लोग भी तो हिंदी मीडियम से आई होंगी? यस सर, हिंदी मीडियम से आए, लेकिन सर हम लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाते थे। हिंदी मीडियम से आने के बाद यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल करना कितना चैलेंजेस आप समझती हैं? सर हम लोग को मतलब उतनी दिक्कत नहीं हुई। वैसे भी हम लोग जब 10th क्लास में पढ़ते थे तब भी यहाँ पे कोचिंग करते थे सर के पास, और सर तब से हम लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों साथ लेके पढ़ाते। एक अलग सवाल है, पूरे हिंदुस्तान में एक टाइम में आया था हिजाब को लेके बहुत वावेला हुआ, तो उस हिजाब वाली लड़की ने भी टॉप किया अपने स्टेट में, और यहाँ पे 4 हिजाब वाली बच्ची हैं, चारों ने AMU क्रैक किया है। तो क्या हिजाब बंदिश है तालीम के हासिल करने में? हिजाब कभी भी बंदिश नहीं होता। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप हिजाब लगा के भी सब कुछ कर सकती हैं, ये कभी आपको कोई भी रुकावट नहीं पैदा करेगा। हिजाब लगाएं और खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, अल्लाह ताला आपका ज़रूर साथ देगा। मतलब फुल फ्लैश हिजाब आपको अपनी बात कहने की आज़ादी देता है? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। जमील साहब, 4 बच्चियों का एक साथ AMU में कंपटीशन में सिलेक्शन कैसा महसूस करते हैं द नेशन फाउंडेशन के लिए? द नेशन फाउंडेशन के लिए ये एक अगला स्टेप है उसकी कामयाबी पे, कि ये कि उसकी सीढ़ी का ये अगला डंडा है। हम लोग इंशाल्लाह इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और डंडे बनाते जाएंगे, और आपको पता है जब डंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अचानक हम सीढ़ी पे पहुँच जाते हैं, छत पे पहुँच जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग छत पे पहुँचने वाले हैं। अभी जैसे हमारी नज़र पड़ती है तो हम देखते हैं कि द नेशन फाउंडेशन में मैक्सिमम जो बच्चे हैं एक ही कम्युनिटी से हैं, जिसमें 1-2 बच्चे जो हैं हमारे बरादरान वतन से हैं, जिसमें एक बच्चे ने नीट में क्वालिफाई किया, ये बड़ी अच्छी बात है। तो क्या आप नहीं चाहते कि बरादरान वतन के भी बच्चे इस कोचिंग में आएँ ज़्यादा से ज़्यादा? इस तरह के सवालात मैं फ़ेसबुक पे और यूट्यूब पे भी फेस करता हूँ, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप मेरी कोचिंग में आइए, विज़िट करिए। टीचर्स से लेके और बच्चों तक वो रेशियो तो नहीं है, लेकिन आना सब शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे उनको भी इस बात का एहसास और हिम्मत हो रही है कि अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो जिस तरह के न्यूज़ और माहौल बताए जाते हैं उसका बरअक्स है। यहाँ पे उनके बच्चे भी उतने ही सिक्योर हैं और उतने ही हिफाजत में हैं हम लोगों के जितने हमारे अपने बच्चे हैं। नहीं, हमने ये देखा है कि अगर एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं, अगर उसके रिज़ल्ट बेहतर आ रहे हैं तो बरादरान वतन बड़ी आसानी के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपने देखा है। और इस इदारे ने रिज़ल्ट देना शुरू किया है तो उम्मीद भी कर सकते हैं कि अच्छा, पहले से बेहतर है, पहले से ज़्यादा बरादरान वतन आ रहे हैं। मेरे 11th के फाउंडेशन में हैं, 12th के फाउंडेशन में हैं, मेरे 9th में हैं, हर जगह हैं बच्चे। जमील सर अपनी लग्जरियस ज़िंदगी छोड़ कर आए हैं, और जिस सहाफ़ी पेशे में हम हैं उसी पेशे से आपका भी ताल्लुक़ रहा है। छोड़ने का मकसद जो था क्या हुसूल हो रहा है? जी, उस लाइन पे मैं आ गया हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं वो स्टेबिलिटी गेन करने लगा हूँ जिस स्टेबिलिटी को छोड़ के मैं आया था। शुरू में तो जाहिर सी बात है कि जब आप पेड़ लगाएंगे तो बहुत फल नहीं आएंगे। पेड़ लगा के छोड़ना भी नहीं है, पेड़ की रखवाली करना है कि खसी ना बकरी ना खा जाए।
तो उस सब से बचाते हुए अब हमारा पौधा बड़ा हो रहा है। नहीं, गुलशन अगर कोई लगाता है तो उसमें माली भी रखता है, माली उसकी देखभाल करता है, खूबसूरत होता है गुलशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके माली हम हैं, हम देखभाल भी कर रहे हैं और भी हमारे सारे स्टाफ हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वो स्टेबिलिटी हम गेन कर रहे हैं और आने का जो मकसद था कहीं ना कहीं मुझे वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। क्या ये समझे कि मऊ, बनारस, गोरखपुर, कानपुर, कोटा, पटना, जहाँ पे कोचिंग के बड़े बड़े ज़राए हैं, उस तरीके का मऊ भी आगे चल के बनेगा? इंशाल्लाह बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा। क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग का नाम आपने लिया है उन सब की तवारीख आप पढ़ लीजिए, वो लोग 1-2 दिन में नहीं बनी है। आप एलन कोटा की बात करिए, 1981 1982 के करीब की कोचिंग है। वो लोग भी एक खटिया पे चादर बिछा के 2 बच्चों को पढ़ाते थे। तो किसी भी चीज़ को बहुत पायदार होने में टाइम लगती है। उनके हिसाब से देखा जाए तो हमारा ग्रोथ तो उनसे बहुत फास्ट है। एक सवाल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या ज़रूरी है? क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी टीचर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए बिल्डिंग का क्वालिटी फुल होना ज़रूरी नहीं, एसी का ज़रूरी नहीं, वहाँ सारी दिक्कतें एक तरफ, लेकिन क्वालिटी टीचर है तो वो क्वालिटी एजुकेशन देगा। मैनेजमेंट हल्का भी है तब भी चलेगा, बट योर टीचर मस्ट बी वेरी मच क्वालिफाइड एंड वेरी मच क्वालिटीफुल। और all the teachers, those who are actually giving the teaching or the giving the the education to the students, they must be competitive। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हो। इस बच्ची ने अतहर सर का नाम लिया था कि सोशल उन्होंने ऐसा पढ़ाया। अतहर सर IAS का मेंस लिखे हुए हैं, किस्मत ख़राब है नहीं बेचारे हुए, लेकिन उन्होंने कॉम्पिटिटिव ज़िंदगी देखी है। तो जो टीचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखा होगा वो बेहतर पढ़ाएगा। इस बार का रिज़ल्ट जो आया UPSC का बड़ा मऊ ज़िले के लिए मायूस कुन रहा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि पावरफुल जो जॉब है UPSC है। UPSC में इस तरीके का रिज़ल्ट आना क्या मऊ के लिए एक अफसोस का मकाम नहीं है? अफसोस का मकाम है। और अभी वो पहले आप देखिए 10 साल 15 साल पहले भी नीट का इस तरह का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता था कि कभी किसी एक बच्चे का, डॉक्टर अबू जफ़र साहब कभी हुए थे, फिर 2-3 साल कोई नहीं हुआ, फिर कभी हुआ। तो अब एक तरह का माहौल बन गया, हर साल 18-15 बच्चे हो रहे हैं। अभी बच्चों का उस तरफ रुझान नहीं जा रहा UPSC PCSG की तरफ। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, कोई चीज़ जब बढ़ती है तो अपने सेचुरेशन पॉइंट पे जाती है। नीट भी जिस तरह से बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, देखिएगा एक दिन सेचुरेशन पॉइंट पे आएगा, फिर बच्चों का रुख इधर भागेगा। 2005 के बाद से मऊ में UPSC का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, लेकिन इस साल मायूस किया। हाँ, इस साल नहीं आया है, इंशाल्लाह आगे आएगा। बच्चे लगे हुए हैं, सब पढ़ाई कर। आपके यहाँ नीट की भी तैयारी, वो UPSC की भी तैयारी है? UPSC नहीं है, फ्यूचर में मैंने प्लान बना रखा है, लेकिन अभी उतने ज़राए नहीं है। लेकिन अभी मैं अपने पैर जमाना चाहता हूँ 9th फाउंडेशन, 11th फाउंडेशन और नीट में। अच्छा, एक बच्चों के लिए ख़ास सवाल है कि यहाँ पे कोचिंग का फुकदान है, कमी है, और उसके साथ साथ एक और बड़ा फुकदान है कि लाइब्रेरी स्टैंडर्ड नहीं है। तो आपके यहाँ लाइब्रेरी है क्या? तो दूसरे बच्चे भी आके रीड कर सकते हैं क्या? वो आते हैं और यहीं बगल में है, मेरे ऑफिस में लाइब्रेरी है। वो आते हैं, उनको पूरी आज़ादी है, वो आए किताब निकाले पढ़ें रखते हैं। उसके लिए कोई फ़ीस है या? ज़ीरो फीस। वो सब मेरे अपने अखराजात से वो किताबें आती हैं। और उन बच्चों को मैं सिर्फ जो NCERT की सरकारी किताबें हैं वो ख़रीदवाता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक मैं कहता हूँ बेटा ख़रीदना चाहो तो ख़रीद लो, नहीं हो सकता तो मेरे पास से लेके पढ़ो। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो पहले से गोल फिक्स करिए। 12th के बाद मत सोचिए कि इसको क्या कराना है, फिर बहुत लेट हो जाता है। थोड़ा सा अपने आप में जो है जागरूकता पैदा करिए। बच्चे को क्लास 8 से आप जागरूक करिए, क्लास 8 से डायरेक्शन और दिशा देना शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब, आप हमसे बात कर रहे हैं। आग मऊ मतलब एतमाद आपका, 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना, तो देर किस बात की। अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।